फ्रेंड्स, कृष्णा ग्रुप कॉलेज में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज हम जो आपकी एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग चल रहा था पहले पेपर के अंतर्गत, उस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसको हम कोठारी आयोग भी कहते हैं, उसके सुझाव चल रहे थे। जो हमने पिछली वाली क्लास में आपको थोड़ा सा उसकी जानकारी दी थी कि राष्ट्रीय आयोग क्यों गठित किया गया है, उसको कौन से कार्य दिए गए थे, उस कार्य को करने के लिए उसने फिर क्या प्रोग्राम अपना बनाया है, जिसको उसने फिर अपने उस आधार पर प्रतिवेदन तैयार करके सरकार को सौंपा है। उस प्रतिवेदन में कौन कौन से उन्होंने सुझाव दिए हैं। सबसे पहला उनका जो सुझाव था, शिक्षा के प्रशासन, वित्त व्यवस्था और शिक्षा के नियोजन संबंधी जो सुझाव थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उनके और सुझाव के बारे में पढ़ेंगे, जैसे शिक्षा की संरचना संबंधी सुझाव। शिक्षा का एक स्ट्रक्चर बना करके दिया है कि निम्न माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर या आपके निम्न प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर या आपकी उच्च शिक्षा जो है उसकी क्या संरचना हो सकती है, आपकी प्रास्नातक की जो है या आपके अनुसंधान की क्या संरचना हो सकती है, किस किस आयु वर्ग के उसमें बच्चे आते हैं, कितने साल की वो होगी, वो एक क्या कहलाएगा, वो एक शिक्षा की संरचना या स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो उस पर हम विचार करेंगे और उन्होंने एक शिक्षा के राष्ट्रव्यापी क्या उद्देश्य रखे हैं, क्या उनका एक गोल है, ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि शिक्षा की संरचना के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया है। जैसे एक आयोग ने पूरे देश के लिए शिक्षा संरचना का प्रस्ताव रखा है, पूरे देश की उसके लिए कह रहे हैं वो। जैसे आपकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, सबसे पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा, फिर आपकी निम्न प्राथमिक शिक्षा है, निम्न प्राथमिक शिक्षा है आपकी, फिर आपकी उच्च प्राथमिक शिक्षा है, उच्च प्राथमिक शिक्षा। तो ये आपके प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। पूर्व प्राथमिक यानी कि प्राथमिक शिक्षा से पहले की जो शिक्षा वो पूर्व प्राथमिक हो गई। फिर आपकी जो प्राथमिक का स्टैंडर्ड है उसको दो भागों में बांट दिया, निम्न प्राथमिक हो गई और एक उच्च प्राथमिक हो गई। तो ये बताइए कि 1 से 3 वर्ष की इसकी अवधि है, इसकी 1 से 3 वर्ष की अवधि। इसमें जो टाइम पीरियड है 1 से 3 साल तक लगेंगे बच्चे के इसमें। और दूसरा जो बताया है इसमें 4 से 5 वर्ष की अवधि, 4 से 5 वर्ष की अवधि, यानी कि जो आपकी प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो आपका एक किस्म से प्ले ग्रुप इसको हम कह सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल में भेजा जाता है, बस वो स्कूल में उनको जाना आना चाहिए, बैठना सीखना चाहिए, उनका वहां पर मन लगना चाहिए। तो वो एक 2 साल वो जाएगा उनका, तो 1 से 3 वर्ष की अवधि का वो हो जाएगा पीरियड जो है। फिर आपका 4 से 5 वर्ष की अवधि का पीरियड ये हो जाएगा तो आपका निम्न प्राथमिक का। फिर उच्च प्राथमिक का दिया है इसमें कि नंबर 2 के क्रम में 4 या 3 वर्ष की अवधि, इसमें 4 या 3 वर्ष की अवधि। निम्न प्राथमिक शिक्षा जो है आपकी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप कक्षा 1 को वहां पर ले लेते हैं पूर्व प्राथमिक में, तो कक्षा 2, 3, 4, 5 यानी कि 4 वर्ष की हो सकती है, 5 वर्ष की हो सकती है। फिर ये आपकी उच्च प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष की अवधि की है, वैसे 3 वर्ष की अवधि की है। कक्षा 6, 7, 8 है ना, कक्षा 6, 7, 8 हो गई आपकी ये। तो ये उच्च प्राथमिक शिक्षा हो गई। दूसरा इसमें आता है फिर आपका माध्यमिक शिक्षा जो होती है,
माध्यमिक शिक्षा, ये तो यदि आपकी सामान्य, माध्यमिक शिक्षा सामान्य वर्ग और माध्यमिक शिक्षा आपकी व्यावसायिक वर्ग। ये माध्यमिक शिक्षा, ये तो सामान्य वर्ग हो गया, ये आपका व्यावसायिक। दो हो गए इसमें। ये आपकी 2 वर्ष की बताई है और ये आपकी जो है व्यवसायिक शिक्षा 2 या 3 वर्ष की हो सकती है, 2 या 3 वर्ष की। फिर आपकी आती है उच्च माध्यमिक शिक्षा। उच्च माध्यमिक शिक्षा, ये भी आपकी एक सामान्य वर्ग की और एक व्यावसायिक वर्ग की। सामान्य वर्ग और ये उच्च माध्यमिक शिक्षा आपकी व्यावसायिक वर्ग। ये आपकी एक किस्म से इसको बोल सकते हैं 2 वर्ष की अवधि की, 2 या 3 वर्ष और 2 वर्ष की अवधि। ये तो वही 2 वर्ष की अवधि, इसको 2 या 3 वर्ष कह सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने स्नातक शिक्षा, स्नातक शिक्षा आपकी कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों वर्ग के लिए यह आपकी 3 वर्ष की अवधि है। इसके बाद स्नातक इंजीनियरिंग है, यानी कि स्नातक इंजीनियरिंग, इसके लिए इन्होंने 3 या 4 वर्ष बताया है, या मेडिकल साइंस भी हो सकती है, 3 तो है इसमें, 3 या 4 वर्ष। इसके बाद में परास्नातक है। परास्नातक जो होती है आपकी, जो एमए का है आपका या एमएससी का है आपका, वो 2 या 3 वर्ष की अवधि है, 2 या 3 वर्ष अवधि है इसकी। और फिर आपकी अनुसंधान कार्य 2 या 3 साल, अनुसंधान कार्य 2 या 3 वर्ष की अवधि, यानी कि पूरा एक डिटेल अगर इसकी पढ़ते हैं तो जो आपकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वो 1 से 3 वर्ष की अवधि की बताई है इन्होंने। जो आपका प्ले ग्रुप भी होता है, जहां पर बच्चा बैठना सीखता है सिर्फ, और उसमें कक्षा 1 भी आ सकती है। फिर निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष की अवधि की बताई है, उच्च प्राथमिक शिक्षा 4 या 3 वर्ष की बताई है। यानी कि अगर 1 साल यहाँ पर जुड़ गया तो 1 साल यहाँ पर कम होना ही होना है। फिर आपकी माध्यमिक शिक्षा है जो आपकी 9-10 है, सामान्य वर्ग की 2 वर्ष की है। जो 9-10 आपकी व्यवसायिक वर्ग की है वह 2 या 3 साल की होनी चाहिए। फिर आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षा है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जिसको 11वीं 12वीं कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी, वो सामान्य वर्ग की 2 वर्ष की बताई है और व्यवसायिक वर्ग की जो है 2 या 3 साल की बताई है। फिर आपकी स्नातक जो शिक्षा है वो सभी वर्गों के लिए है, चाहे वो आपका कला है, चाहे आपका विज्ञान है, चाहे आपका वाणिज्य है, वो 3 वर्ष की अवधि की है। और जो इंजीनियरिंग है, जो और भी व्यवसायिक जो हमारा क्षेत्र का मेडिकल होता है, उसमें 3 या 4 वर्ष की होती है, क्योंकि 1 साल का उसमें इंटर्नशिप का पीरियड होता है। फिर आपकी परास्नातक जो है 2 या 3 वर्ष की बताई है इसकी अवधि जो है। और जो अनुसंधान कार्य है, पीएचडी वर्ग जो है, रिसर्च वर्ग जो है, वो 2 या 3 वर्ष की अवधि का ज्यादा से ज्यादा इन्होंने बताया है। अब हम पढ़ते हैं इसमें शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए, शिक्षा के लक्ष्य क्या बताए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की जो शिक्षा प्रस्तुत की है उसके आधार पर ही इन्होंने राष्ट्रीय लक्ष्य रखे हैं। उसमें आयोग ने शिक्षा को राष्ट्र के विकास का एक मूल आधार माना है
उसने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के 5 उद्देश्य या लक्ष्य या कार्य उसके निश्चित किए हैं और उन्हें पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा उन्होंने दी है। उनको क्या बताया है? पंचमुखी कार्यक्रम। आयोग ने इनमें से प्रत्येक की प्राप्ति के लिए अनेक अन्य कार्य भी निश्चित किए हैं। यह इस पंचमुखी कार्यक्रम का वर्णन हम अब बारी बारी से करते हैं। जैसे पहला इन्होंने दिया है, पहला कार्यक्रम शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। शिक्षा के द्वारा जो है उत्पादन जो वृद्धि है, जो एक राष्ट्रीय विकास के लिए जरूरी होता है उत्पादन हमारा, तो उसमें वृद्धि करती है शिक्षा। तो उसके लिए रोजगारपरक शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा है। वो कह रहे हैं कि विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य कर देना चाहिए। विज्ञान की जो शिक्षा है, वैज्ञानिक सोच को जो है प्राथमिक स्तर पर ही बना देना चाहिए और इस शिक्षा का उपयोग जो है उत्पादन कार्यों में किया जाना चाहिए। यानी कि उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण अगर बदल दें और बच्चे में एक वैज्ञानिकता उनके अंतर्गत आ जाए तो वो हमारे एक राष्ट्रीय विकास में अच्छा सहयोग दे सकते हैं। कार्यानुभव को विद्यालय शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाना चाहिए। यानी कि इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, जैसे गांधी जी ने किसी हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा था, तो उसकी बात कही कि यहाँ पर जब हम किसी हस्तशिल्प से जो है हम शिक्षा देंगे तो बच्चों को कुछ कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा और वो श्रम के प्रति जो है उनका दृष्टिकोण अच्छा होगा। माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाना चाहिए, रोजगार परक उनको शिक्षा देनी चाहिए। उच्च शिक्षा में कृषि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। जब आपकी ग्रेजुएशन लेवल की जो शिक्षा है उसमें कृषि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा, जो भी आपकी टेक्निकल एजुकेशन है, वो देनी चाहिए। नेक्स्ट बताया कि विश्वविद्यालयों में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में शोध कार्य को भी विकसित किया जाना चाहिए। जो रिसर्च वर्क है आपका टेक्निकल एजुकेशन में और आपके साइंस में है, इसमें ज्यादा से ज्यादा इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये तो शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने जो कार्यक्रम दिया पंचमुखी का, शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। यानी कि शिक्षा के द्वारा हम अपनी जो सामाजिक एकता है या सामाजिक भावना का विकास करना है या राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना है, तो उसमें भी शिक्षा हमारे सहयोग करती है। तो वो कैसे करेगी? पहला बताया उन्होंने कि जो सामान्य स्कूल है, जो कॉमन स्कूल है, उनकी स्थापना की जानी चाहिए। सामान्य स्कूलों में जिनमें शिक्षा सबके लिए समान रूप से सुलभ हो और अच्छी शिक्षा आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर सुलभ होनी चाहिए। यानी कि फीस का स्ट्रक्चर नहीं, फीस की आर्थिक स्थिति के हिसाब से नहीं, योग्यता के हिसाब से होनी चाहिए। जो योग्य बालक बालिका है उनको शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज सेवा और राष्ट्र सेवा कार्य भी अनिवार्य रूप से करवाए जाने चाहिए। यानी कि इन बच्चों से जो है समाज सेवा के बारे में बताओ, राष्ट्र सेवा के बारे में बताओ क्या होती है, फिर इनको कुछ इस तरह की सहभागिता करने के लिए कुछ कार्यक्रम या प्रतियोगिता उनको देनी चाहिए। सभी संघीय भाषाओं का विकास किया जाना चाहिए और हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। उसके लिए कुछ विशेष कार्यक्रम जो है वो करने चाहिए जिससे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी जो है विकसित हो सके ज्यादा। नेक्स्ट में बताया कि विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिनमें बच्चों में सामाजिकता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना जो है, हम की भावना जो है, सहयोगिता की, सहकारिता की भावना जो है विकसित हो सके। तो इस प्रकार के कुछ को करिकुलर एक्टिविटी जो है, सह पाठ्यक्रमी क्रियाएं जो है विद्यालयों में कराई जानी चाहिए, तब जाकर के सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास में हो सकता है। तीसरा बता रहे हैं कि शिक्षा के द्वारा लोकतंत्रीय मूल्यों का विकास करना चाहिए। जो एक लोकतंत्रीय मूल्य है हमारे, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जो हमारे कुछ मूल्य हो सकते हैं, हमारी स्वतंत्रता है, हमारी समानता है, भ्रातृत्व है, समाजवाद है, भाईचारा है ना, इस तरह की जो हमारी, तो उन चीजों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी
चाहिए। यानी कि हमारा लोकतंत्र जो कहता है कि एक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा जरूरी होनी चाहिए, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो पारसी, कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, इसके लिए कोई भी भेदभाव किसी के लिए नहीं करना है। सभी को समानता के अवसर होने चाहिए। सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर होने चाहिए। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का समुचित विकास किया जाना चाहिए और इन स्तरों पर युवकों को कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिनसे बच्चों में लोकतंत्रीय मूल्यों में आस्था उत्पन्न हो और वो उनके अनुसार जो है आचरण कर अपना व्यवहार वो कर सके। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे स्कूलों में चलने चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, यानी कि जो एक सामान्य स्कूली शिक्षा से जो वंचित रह गए हैं, उस कार्यक्रम से जो छूट गए हैं, तो उसको कार्यक्रम में आगे लाने के लिए या उनको भी साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलना जरूरी होता है। चौथे नंबर का जो पंचमुखी कार्यक्रम है उनका शिक्षा द्वारा राष्ट्र का हमारा जितना भी हम ज्यादा मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, आधुनिकीकरण कर सकते हैं, वो करने का प्रयास करना चाहिए। तो राष्ट्र का आधुनिकीकरण से आयोग का तात्पर्य क्या है? जो हमारा विज्ञान है, जो हमारा तकनीक का क्षेत्र है, उसके प्रयोग से देश का आर्थिक विकास और जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा हम उठा सकते हैं। ये कोशिश हमें करनी चाहिए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है वो उसकी अनिवार्य होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था जो है वो फ्री होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए, सबका उसमें एक साक्षरता लेवल उसमें होना चाहिए। जनसाधारण के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। तीसरा इसमें क्या है कि उच्च शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर जो आपकी बीएससी है वो आपकी विज्ञान से या टेक्निकल एजुकेशन से होनी चाहिए। छात्रों में स्वतंत्र चिंतन और निर्णय लेने की शक्ति का विकास भी किया जाना चाहिए। यानी कि उनको एक ऐसा माहौल देना चाहिए जिसमें वो स्वतंत्र होकर के, फ्री माइंड होकर के अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सके और वो किसी मतलब कोई उनके सामने कोई समस्या आती है या कोई चीज में कोई निर्णय लेना हो तो वो निर्णय लेने की शक्ति भी उनकी विकसित हो सके। तो इस प्रकार का कोई कार्यक्रम वहां पर चलाना चाहिए। पांचवा और अंतिम जो पंचमुखी कार्यक्रम था उनका शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। इस उद्देश्यों के लिए क्या सुझाव उन्होंने दिए हैं? पहला है सभी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। यानी कि सभी शिक्षण संस्थाएं जो भी आपकी प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, सब में सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया है कि प्राथमिक स्तर पर इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों के माध्यम से दी जानी चाहिए। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो है हम उनको विभिन्न प्रकार के लेक्चर दे करके या और भी विधियों के द्वारा जो है तो बात की बात है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको कहानियों से, नाटक से, कहानियां सुना करके, अपने आचरण से प्रस्तुत करके है तो इस तरह की शिक्षा हम उनको दे सकते हैं। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षार्थी विचार विमर्श करें, आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता कर सकते हैं और अब उनके लिए या अपने लिए मूल्यों का वो चयन कर सके। बच्चे जो है इस प्रकार से हम उनका एक माहौल वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। और विश्वविद्यालय स्तर पर मूल्यों का ज्यादा से ज्यादा उसका सुदृढ़ीकरण करें, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूती प्रदान करें, उन मूल्यों के बारे में उनको एक विस्तार से बताएं कि ये मूल्य जो है हमारे लिए कितने लाभकारी है, हमारे राज्य, हमारे राष्ट्र के लिए कितने लाभकारी है, हमारे लोकतांत्रिक राज्य के लिए कितने लाभकारी होते हैं। तो इस प्रकार से उन मूल्यों को जितना ज्यादा उनका सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं तो करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने उनके 2 और सुझाव को पढ़ा है कि शिक्षा की एक संरचना की एक राष्ट्रव्यापी जो आपकी प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा और अनुसंधान कार्य तक की है वो, और दूसरा हमने
इन शिक्षा के जो एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, उनको क्या कार्य करना है, शिक्षा के माध्यम से बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट करना है, या किस तरह से हम बच्चों को तैयार कर सकते हैं जो हमारी एक राष्ट्रीय विकास में वो सहयोग कर सके, हर तरफ से उसको सहयोग कर सके, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे सांस्कृतिक स्तर पर हो। तो वो कौन से मूल्य हो सकते हैं, वो कौन से गुण हो सकते हैं, कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं जो हम अपने बच्चों में उनके आचरण में उतार सके, उनके जो अपने कर्तव्य के प्रति जो है वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सके।